Okay. So today's topic is blood, its components and hematological adaptations during sports training. ठीक है, बहुत कॉमन टॉपिक है, इसके बारे में हम बहुत सुनते हैं, जानते हैं. लेट्स सी थोड़ा सा साइंटिफिकली क्या चीजें हैं, इसको हम पढ़ें, इसको आगे बढ़ते हैं. सो ब्लड, व्हाट एग्जैक्टली इट इज, यू ऑल नो कि ब्लड इज अ कॉन्स्टेंटली सर्कुलेटिंग फ्लूइड. ठीक है, एक पानी की तरह लिक्विड, इट इज अ लिक्विड. ओके, प्रोवाइडिंग द बॉडी विद न्यूट्रिशन. हमें जहाँ भी हमारे मसल्स को, हमारे ऑर्गन्स को वॉट एवर दे रिक्वायर in for their functioning, so the nutrients are supplied by this blood. Okay, तो nutrition provide करता है, including your oxygen, very important in case of your sporting environment, and the waste removal. ये भी बहुत ही important है, because if अगर जो वेस्ट का मतलब है जो ऐसे मटेरियल, अगर हम एक्सरसाइज की टर्म्स में बात करें, द मटेरियल्स विच कॉजिंग द फटीग, जो हमें फटीग लाते हैं, जिनसे हमें थकान आती है, अगर वो हमारे शरीर से नहीं निकलेंगे, इफ इट विल नॉट रिमूव और फ्रॉम आवर मसल्स, देन वी फील दी फटीग. हमें बहुत जल्दी थकान महसूस होगी और नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशंस के लिए भी हम तैयार नहीं हो पाएंगे. ओके, हमारा मन नहीं करेगा, वी विल नॉट लाइक to perform the next training session. Okay, now what exactly or what are the components of blood? Okay, so see you sabhi ne, all of you have given the blood samples for n number of testing. ठीक है, सभी किसी ने आप सभी ने ब्लड सैंपल दिया होगा, तो ये उसी का सैंपल मैंने यहाँ शो किया है. यहाँ पे आपको बेल्ट बांधा जाता है ऑन दी योर बाइसेप एक्चुअली, एंड देन फ्रॉम द वेन द ब्लड इज विथड्रॉन, निकाला जाता है. और ये some sound is coming, please kindly mute yourself. अगर किसी का, अगर आउटसाइड हैं आप तो काइंडली म्यूट करिए अपने आप को. ओके, देन नाउ this blood, in order to assess the blood. Okay, अगर हमें ब्लड से कोई चीजें पता करनी है, बायोकेमिकल्स हमें उसमें से पता करने हैं, या जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, इनको इफ वी वांट टू असेस देम, देन वी हैव टू फॉलो सम प्रोसीजर. ओके, तो क्या प्रोसीजर है? This particular blood which we have taken in the test tube has to undergo centrifuge. एक मशीन होता है जो उसको घुमाता है, that is the centrifugation, and from that blood these parts are separated. Okay, अब ये क्या क्या है बताता हूँ मैं आपको, I will tell you. Okay, so when we circulate this blood, centrifugation is the circulation, move करना बहुत high speed से. We have to move this blood at very high speed in a particular instrument. इसको centrifuge instrument बोलते हैं. And from कोई जगह नहीं मुझे if we centrifuge this blood, then we will get this particular picture. Okay, so what is that? कि जो आरबीसीज हैं आपके, या जो सॉलिड पार्ट है इन द ब्लड, ब्लड हैज सम सॉलिड पार्ट्स, जिसके अंदर आपके रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स, वो सब बताता हूं मैं. दैट विल सेटल डाउन एट द बॉटम, वो नीचे आ जाएंगे, एंड द लिक्विड पार्ट विल कम ऑन द टॉप. तो जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा और सीरम. सेपरेशन की मेथड से डिफरेंट होता है दोनों, प्लाज्मा एंड सीरम, but the liquid portion of the blood is the plasma. Okay, and almost all the blood test, maximum means 90 to 95% of blood assessment, your hormones, your enzymes, okay, whatever you go for the testing in the, for liver function test, kidney function test, everything is tested with this particular material, that is the plasma. Okay, और इस पर्टिकुलर पार्ट से भी कुछ असेसमेंट होता है, दैट आई विल टेल यू.
इज इट क्लियर? यहाँ तक पता समझ में आया कुछ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So what exactly is there in the plasma? As I have told you, 92% plasma consists of water. 90 से 92% अराउंड इस प्लाज्मा के अंदर क्या है? पानी है, वाटर ओनली. Then there are proteins 6 to 7%. There are salts. There is a glucose, and this particular in between this plasma and this particular layer there is one layer जिसके अंदर आपके WBCs, you all know WBCs, what the role they play in our body. डिफेंस का काम करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है. WBCs, white blood cells, okay, and these are your red blood cells, okay, जो कि बॉटम पे सेटल डाउन हो जाता है. And you can see the difference in the male and female, the percentage of this plasma in case of male and in case of female. Because क्या होता है, in the male the blood volume is more as compared to female. टोटल ब्लड का जो वॉल्यूम है वो मेल पुरुषों में ज्यादा होता है महिलाओं की अपेक्षा, ठीक है. दैट्स व्हाई दिस डिफरेंस इज देयर, okay, in the plasma as well as in this particular part, RBCs, red blood cells. Is it clear? Yes, sir. Yeah, fine. Yes, sir. Sir, what is the yellow line, sir? This one, this is actually one coat, buffy coat means whitish color layer come out when we centrifuge the blood. अगर circular motion में blood को हम एक particular instrument में घुमाते हैं with very high speed for almost 4 to 5 minutes, then this separation comes. One is the plasma. After that there is a buffy white layer is there, and that is consists of your WBC, जिसके अंदर आपके white blood cells होते हैं, जो कि आपका lymphocytes, monocytes, and platelets are also there. तो वो जो चीज है वो सब इसमें होता है. It is present in this particular layer. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Now you must have heard about this CBC, कि भैया हमें CBC टेस्ट कराना है. Okay, so in the case of athletes we go for this CBC. Okay, now what are the various variables in this? First is your hemoglobin, hematocrit, MCSC is the third one, fourth one is your platelets, then RBCs and then WBCs. So CBC जब भी हम कराते हैं तो these many parameters we use to assess. Okay, now we will talk about all these things. तो is it clear CBC का मतलब क्या है? और ये जो टेस्ट हैं, okay, this test will be done by the whole blood, this particular blood, without centrifugation. The whole blood is there, and with that this particular blood we used to assess this particular variables. ठीक है. हीमोग्लोबिन का टेस्ट हम प्लाज्मा सेपरेट नहीं करते हैं ब्लड से, होल ब्लड को यूज करते हैं, उससे हीमोग्लोबिन हमारा असेसमेंट होता है. We used to assess hemoglobin by this particular way. Okay, so hematocrit is there, MCSC is there, platelets, RBCs and WBCs. Yes, anybody want to ask regarding these variables or anything coming in your mind? So the meaning of CBC, sir? CBC, complete blood count. This is the full form of CBC is complete blood count. Okay. Right, okay. So in this complete blood count, if you go any laboratory and you ask them, I have to perform my CBC, so they will go for this many tests. Why these tests are required? One is to rule out whether that particular individual or athlete को anemia तो नहीं है. You know the word anemia? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Anemia means low level of hemoglobin Blood. Blood. Hemoglobin. or RBCs.
Okay, and during the anemia, this MCSC is also reduced. These RBCs are also reduced. This hematocrit is also decreased, and this hemoglobin is also decreased. Okay. Yes, sir. Yeah. Can you please tell me, आप बता सकते हैं कौन कौन सी कंडीशंस हैं एथलीट केसेस में जहां ये अनेमिया या फिर हीमोग्लोबिन कम होने के चांसेस होते हैं? Can you please tell me? Yeah. बताएगा कोई कि कौन सी कंडीशन में है? यस या मंजुला या in the girls it will be more because of their practice, Yeah. or their food Right. intake also will be less, right and for their monthly periods they will be getting, no, so for that they will be mainly reducing the blood that time. right you are absolutely right, but see, this is the not only the case, means studies shows that it is normally normal thought that only the females are susceptible of low hemoglobin or low iron level. It is not like that. These male athletes are also susceptible to low level of hemoglobin and all these things. Okay, so that is what I am asking. What are the possible reasons? Some reasons you have mentioned, कुछ रीजन इन्होंने बताए हैं जैसे फीमेल केसेस में, और क्या कारण हो सकते हैं कोई बताएगा? What are the other possible reasons? Diet, sir, proper diet. हाँ, yeah, diet particularly iron content of the diet. Yeah, what else? Yeah, see, I will tell you. Okay, and remember all these things. Very important things are this. Okay, see, if any individual or particularly the athletes, अगर ऐसे एथलीट हैं जिनको की हैबिट है, दे हैव द हैबिट ऑफ टेकिंग टी और कॉफी इमीडिएटली आफ्टर द मील, अगर खाना खाने के तुरंत बाद अगर किसी को आदत है to take tea and coffee, okay, so that particularly the tannic acid present in the tea that reduce the absorption of iron in our body. इसका मतलब क्या है कि आप डाइट में भले ही प्रॉपर अमाउंट ऑफ आयरन ले रहे हैं, ओके, लेकिन अगर आपकी टेंडेंसी है, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, योर रिक्वायरमेंट इज मोर एंड योर हैबिट इज दैट कि आप ज्यादा अमाउंट ऑफ टी एंड कॉफी एंड पर्टिकुलरली इमीडिएटली आफ्टर द मील, खाना खाने के तुरंत बाद, तो ऐसे लोगों को जिनका अगर हीमोग्लोबिन या आयरन लेवल कम रहता है और उनकी अगर इस टाइप की हैबिट है, इफ दे हैव हैबिट ऑफ सच टाइप ऑफ टेकिंग टी एंड कॉफी, तो काइंडली स्टॉप दैट और रिड्यूस दैट, ओके, बिकॉज ये क्या करता है, आयरन एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, कम करता है, इट रिड्यूसेस द आयरन एब्जॉर्प्शन. इज इट क्लियर? Is it Sir, clear? it is after or before? Yes, sir. Yeah. Some question is there. Yeah. Taking the food after or before taking the tea, coffee? Tea, both things are not good, but especially the after, because if you are taking iron in your diet, okay, so that particular iron has to absorb, okay, has to utilize. So that particular process starts after taking the meal, okay, and in that situation, if you are taking the tea or coffee, so the chemicals which I have mentioned, tannic acid particularly in the tea, that actually interfere, वो disturb करता है iron absorption process में. Is it clear? Okay, sir. Yeah. Yes, sir. Sir, this is only for a sportsman or for all the people, sir? For all the people, but sports, we are talking about the sportsmen as they are practicing, okay, and in the sportsmen there is
lot of sweating is also there due to exercise, and through sweat also iron is lost. Iron आपके शरीर से क्या होता है, बाहर निकलता है through sweating also. Some amount of iron is lost. Okay, so this other condition I am also mentioning. So is it clear up to here? Yes, sir. More sweating also. Yes. One of Yes, the sir. reasons. Yeah, more of sweating is one of the reason. Okay, Okay, sir. lot of salts and minerals are lost through your this sweating process. Okay, Yes, sir. yeah. So clothing is also very important, and the environment where you are training. Okay, hot and humid environment is there, and you are practicing in a hall which is having a tin shade. But you are the coach, you are instructing to the kids or your trainees, they have to do. Okay, so you have to take care of all these things, and especially while dealing with the young athletes, those who are in the growing age, don't exert them in such a situation. Okay, otherwise it is a dangerous for them. Okay, the growth and development will be hampered. They will do workout, but when they have to perform, okay, at the senior level, so these limitations will be there. Their body is will be adapt like that. उनकी body इस तरीके से adapt हो जाएगी कि वो iron को absorb ही नहीं कर पाएंगे, आप कितना भी iron दे दो, because you have trained them like that in such a situation. Okay, it is also required, but not on the continuous basis. Okay, that exposure that you have to give, but not on the continuous basis. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Clear, sir. Yeah. Other things, in particularly in case of athletes, the running or doing the activity regularly on the hard surface. Okay, and particularly the long duration activities. For example, basketball players are there. Okay, and they mostly basketball courts are cemented in nature. So these athletes, what they used to do, they used to warm up on that hard surface. They're training on the hard surface. Even the cooling down process will be on the hard surface. Okay, so this is one of the reason. If your foot is striking on the hard surface, अगर आपका पैर बार बार hard surface पे strike करता है, so the lower limbs की हमारी जो blood vessels है, the blood vessels present in our lower limbs will get damaged, टूटता है, break down होता है. That will not, you cannot see that vessels by your naked eyes. आप उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, but internally they used to break. बहुत minute veins होती है, okay, blood vessels होती है, और आपका hemoglobin और blood वहां पे loss होता है. And this is one of the reason of low iron and less number of RBCs in such type of individuals. So be careful. So if that type of facility is not available, feasibility is not there, then what one can do, क्या कर सकता है एक आदमी, the specific training on the field, okay, but the warm up, cooling down should be on the soft surface areas. Okay, and it is also not advisable that on the every day you have to do the specific type of training. Okay, so if you are, अगर आपका athlete 5 training sessions कर रहा है, if your athlete is performing 5 training sessions in a week, so allow them to limit that athlete for a specific training sessions for 3 sessions only, 2 sessions other training. Okay, this is one of the example. Okay, so is it clear? Sir, that hard surface. Yes, sir. Please Yeah. explain in English, sir. Means if your foot is striking, athlete foot is striking on the hard surface on the regular basis, okay, so that impact of that hard surface will damage your blood vessels present in your lower limbs. Okay,
आनंद प्लीज अपना माइक को म्यूट करिए. So Sorry. yeah, that if blood vessels damage, then the hemoglobin and blood will come out from that blood vessels, and that you will not able to see with your eyes, naked eyes. That will occur internally. Okay, is it clear? Yes, sir. And also the quality of your shoes. In India, sorry to say, our habits are, if we purchase anything, but okay, so जब तक के वो टूटेगा नहीं, फटेगा नहीं, we don't used to throw it, particularly in case of athletes and shoes. Particularly, you don't buy hi-fi things, means shirt, t-shirts and all the lowers and all this, but shoe for the athlete, it should be a proper. Okay, otherwise it will create lot of problems. Okay, so consider this thing as well. Okay, then another thing is your high altitude. Okay, you know that altitude training, many athletes Yes. or federations are giving importance to the hypoxia or high altitude training. Okay, so that particular time also, आप बता सकते हैं what will happen during this particular situation in our body regarding this hemoglobin, RBCs and all? Can you please tell me क्या होता है इस टाइम पे when you go for the altitude training? So what will happen to your hemoglobin, your red blood cells? They increases, sir. Yeah, means for that purpose we go for the altitude training, so that our overall aerobic capacity will improve. Aerobic capacity by increasing your hemoglobin and all these things, RBCs. But keep in mind, as you move high altitude, if there is no sufficient intake of iron in your diet, again at the high altitude the weather is cold, होता है, ठंडा होता है, वही habits of taking too much of tea and coffee, and there is a loss of water. ठंडे जगह पे जब हम जाते हैं तो हम पानी कम पीते हैं, we don't take too much of water, but at the same time our breathing rate is high, so there is a loss of water from our body through breathing. उसके बाद हम मोटे कपड़े पहनते हैं, jackets and all these things, तो internally वो sweating करते हैं, that we don't realize, and all this combined together आपका water क्या होता है, loss होता है. Okay, and at this particular type of training your requirement of iron is more, and if you don't supply sufficient amount of iron through your diet during such type of training, again your level of hemoglobin and all these things will go down, and it will give the negative effects. Is it clear? Yes, sir. And what Sir. will happen? Yeah, please, yeah, कोई query था? Somebody want to ask? Yeah, please. Okay. सर Yeah. सर जब हम हाई एल्टीट्यूड में प्रैक्टिस करते हैं, इंड्योरेंस हमारा बढ़ता है, उस टाइम में कौन सा एक प्रेशर सर क्रिएट होता है हमारी बॉडी पे जिसकी वजह से हमारा ये वो लेवल डाउन होता है सर? लेवल डाउन ऑफ मतलब परफॉर्मेंस या हमारी उस टाइम हमारे में थोड़ा सांस फूलता है, ब्रीदिंग होता है. that is all the new environment and your partial pressure of the oxygen. But what I want from you people, what exactly happens in our body, or what actually the responsible for this increase in your hemoglobin and RBC? क्या होता है ऐसा, क्या आपके बायोकेमिस्ट्री में चेंज आता है जिसके कारण से आपका हीमोग्लोबिन और ये बढ़ता है? एनी आइडिया? Have you heard about the EPO? सुना है EPO के बारे में? नो सर. इरिथ्रोपोइटिन.
एंथ्रोपोइटिन, या erythropoietin. एरिथ्रोपोइटिन। Yeah, it is actually the hormone. सर Okay, वो ब्लड के काम आता है और एनीमिया पेशेंट को दिया जाता है एरिथ्रोपोइटिन। हाँ, अनीमिया पेशेंट को भी दिया जाता है और एथलीट एज अ डोपिंग सब्सटेंस यूज करते हैं इसको इन ऑर्डर टू इंक्रीज द हीमोग्लोबिन एंड दिस आरबीसीज लेवल। ऑक्सीजन केयर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बढ़ाना। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कब बढ़ेगा आपका? जब आयरन अच्छा होगा हाँ, बॉडी के अंदर, हीमोग्लोबिन लेवल विल बी मोर यस, बिकॉज ऑक्सीजन जो कैरी करता है वो हीमोग्लोबिन ही करता है। ओके, जी सर। so during this type of exercise or exposure altitude क्या होता है आपका? your body will secrete the hormone। ये इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है। सर एक मिनट, मैं ये जो आप एल्टीट्यूड ट्रेनिंग का बता रहे हो इसमें एक बेनिफिट ये भी तो होता है, जैसे हम टाइम चेंज करके या कुछ सिचुएशन चेंज करके ट्रेनिंग करते हैं तो जिस टाइम पे हम पर्टिकुलर, जैसे सुबह हम परफॉर्म कर रहे हैं, शाम को परफॉर्म कर रहे हैं, बट ये तो जरूरी नहीं होता जब हम कंपटीशन के लिए परफॉर्म करेंगे तो हमारा वही टाइम सेम रहेगा। तो हम अपनी बॉडी का टाइमिंग चेंज करने के लिए तो एल्टीट्यूड ट्रेनिंग करते हैं। क्या मैं ठीक हूँ? नहीं, टाइमिंग तो चेंज करने के लिए नहीं होता है। ठीक है, टाइमिंग चेंज करने जिसको हम बोलते हैं एक्चुअली जेट लैग एक प्रक्रिया है जो जैसे कि आवर इंडियन प्लेयर्स आर गोइंग टू प्ले इन द ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो अब क्या होता है जब हमारे यहाँ पे दिन है वहां पे रात है, वहां रात है हमारे यहाँ दिन है। ठीक है, उल्टा हो जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए नाउअडेज ट्रेनिंग एक्लिमेटाइजेशन कैंप लगाए जाते हैं या कंपटीशन से आपको एक हफ्ता पहले हमारे एथलीट वहां जाते हैं सो दैट वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में क्या हो जाए, एडेप्ट हो जाए। यस, ठीक है, एक चीज। या दूसरा काम, अगर ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, देन इन आवर कंट्री ओनली वी यूज्ड टू चेंज टाइमिंग ऑफ द ट्रेनिंग। ठीक है, जो हम दिन में कर रहे हैं उसको लेट नाइट में करेंगे। ठीक है, इस टाइप से मैनेज करते हैं। या विद इन द कंट्री हमारे कोई इतना डिफरेंस अगर है, इतना डिफरेंस विद इन कंट्री तो है ही नहीं कहीं हमारा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। बट मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे हम सुबह ट्रेनिंग करते हैं तो बॉडी की एक हैबिचुअलिटी हो जाती है कि हमारे जो मतलब हैप्पीनेस वाले हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन हो गया, जो और भी हो गए, तो वो और टेस्टा लेवल उस टाइम हमारा बूस्ट अप रहता है। ठीक है ना? तो वही लेवल जैसे हम मान लो सुबह 7 बजे ट्रेनिंग करते हैं और हमारा कंपटीशन टाइम सुबह 12 बजे का है, तो हमारी बॉडी उस फॉर्म में 12 बजे तो नहीं रहेगी ना, जो हमारी 7 बजे नहीं रहेगी। बट फॉर दैट यू हैव टू ट्रेन इन ऑल द टाइमिंग्स। समझ रहे हो आप? हाँ, समझ रहा हूँ सर। हाँ, तो वो हमें होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जैसे सवेरे और शाम ट्रेनिंग करते हैं हम। बिल्कुल सर। आपने बताया कि हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन पर्टिकुलरली जैसे हाई रहता है ओके इन द मॉर्निंग, बट एट द सेम टाइम तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है, इट सेज लिटरेचर यू गो फॉर द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन द इवनिंग। व्हाई? क्यों? because the level of hormone in your body is less, but the stimulus, exercise stimulus जो आप दे रहे हो वो उस हार्मोन के सिक्रेशन को बढ़ाता है, उसको बूस्ट करता है सर। या so that your hormone level will increase। जी सर, अंडरस्टूड? तो हाँ बिल्कुल सर। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट उस हिसाब से यूज किए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि छोटा छोटा ट्रेनिंग करो, नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा कर दो आप। तो आप दो टाइम ट्रेनिंग कर रहे हैं, यू गो फॉर द 4 टाइम्स ऑफ ट्रेनिंग, बट ट्रेनिंग सेशन शुड बी ओनली ऑफ हाफ एन आवर। ओके, दिस कॉन्सेप्ट इज आल्सो देयर। तो वो कोच का प्लानिंग है अपना एथलीट के हिसाब से, और कहाँ कंपटीशन होना है, किस टाइप का कंपटीशन होना है। सो दिस ऑल आर दी मैटर्स ऑफ प्लानिंग ऑफ द ट्रेनिंग। सही कह रहे हो सर। ठीक है, तो बहुत और वो यही एक कोच और दूसरे कोच में फर्क है कि आप किस तरीके से सोचते हैं फॉर द ट्रेनिंग पर्पस। ठीक है, आपका बॉडी का मैकेनिज्म जो आपके एथलीट्स हैं उनका बॉडी का सिस्टम को समझते हुए आप कैसे ट्रेनिंग कराते हैं, कब ट्रेनिंग कराते हैं, कितनी ट्रेनिंग कराते हैं, डाइट को उसमें कैसे इन्वॉल्व करते हैं, कैसे रिकवरी मीन्स को इन्वॉल्व करते हैं।
So this is our complete the training program का part है. सर कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि जैसे कोई बड़ा इवेंट हमारा नजदीक है तो हम आर्टिफिशियल रिकवरी तो दे सकते हैं ना. See, रिकवरी के ऊपर अगर मैं बात करूं, हाँ जी. दो चीजें. जी. पहला आपका रेस्ट. जी. आप दुनिया की कोई भी रिकवरी का इंस्ट्रूमेंट या मेथड यूज कर लीजिए, बट अगर आपका रेस्ट जो है वो अगर प्रॉपर नहीं है तो उसका जो इफेक्ट है वो 100% नहीं हो. सर मेरा कहने का मतलब ये, आपकी बात बिल्कुल एग्री करता हूँ. मेरा कहने का पर्पज ये है, जैसे वेट ट्रेनिंग को मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. जैसे मैंने अभी थाई का वेट ट्रेनिंग किया, ठीक है, और मुझे 3 घंटे के बाद या 4 घंटे के बाद मुझे दोबारा से परफॉर्म करना, तो अगर मैं सुबह मैंने हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग की है तो ऑब्वियसली बात है 4 घंटे के बाद मैं परफॉर्म तो नहीं कर पाऊंगा. अगर मैं उसको हीटिंग पैड से या कुछ करके थोड़ा सा उसको ब्लड सर्कुलेशन के ओके करके सोरनेस ना होने दूं, फिर दोबारा से उसको ट्रेनिंग करके, रात का तो जो टाइम होता है 8 घंटे का तो स्लीपिंग का ही रहता है. लेकिन मैं दिन की टाइम की बात कर रहा हूँ. जैसे आपने कहा ना कि हम ट्रेनिंग पीरियड बढ़ा सकते हैं, जैसे हम दो बार ट्रेनिंग करते हैं उसको 3 या 4 बार में कन्वर्ट कर देते हैं. अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स पर्सन के जो इवेंट है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेंड करते हैं उसको. बिल्कुल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, बट तो मेरा कहने का पर्पज ये है कि आर्टिफिशियल जो रिकवरी होती है ये हम दे सकते हैं. जैसे हीट थेरेपी हो गई, मसाज थेरेपी हो गई, या कोई और भी जैसे सेल्फ बिल्कुल बिल्कुल आप दे सकते हो, लेकिन पानी भर लो. उसमें बोतल रखी है, एक वो बोतल डाल लेना, फिर पानी भर लेना. जाओ. हाँ तरुणा प्लीज आपका माइक म्यूट करिएगा. सॉरी सर. हाँ कोई बात. क्या होता है साहब कि आप ऐसी सिचुएशन जब आती है, ठीक है, हमको ऐसी सिचुएशन डेवलप ना हो, एक तो ये ख्याल रखना है फर्स्ट थिंग. और दूसरी, ऐसी टाइप की सिचुएशन हमें ट्रेनिंग के दौरान तैयार करनी है. समझ रहे हो आप? अगर ये सिचुएशन अगर कंपटीशन टाइम पे हम तैयार करते हैं या डेवलप होती है, तो मानो मेरी बात, अगर आपका एथलीट ऑल आउट एफर्ट पे जाएगा बाय यूजिंग आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ रिकवरी एंड ऑल दिस थिंग्स ड्यूरिंग द कंपटीशन, द चांसेस ऑफ गेटिंग इंजुरी और जो भी है ओवर स्ट्रेच या ओवर जो भी है, ठीक है, वो होने के पूरे चांसेस. So it is advisable, whatever you want to artificial recovery means or whatever you want to use, training ka different type of systems, timings, everything you try in your training program. Don't use that things immediately in the during the competition. Otherwise, the after effects are very dangerous. Clear? Sir. या जो पूछ रहे थे उनको पूछ रहा हूं मैं, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है मेरे से उनको पूछ रहा हूं मैं. आर यू हियरिंग? चलो कोई बात नहीं, कोई कारण से नहीं सुन पा रहे हैं. सो कहने का मतलब है कि आप ट्रेनिंग आप ऐसे डिजाइन करिए कि आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करने हैं, जो भी इंटरप्रिटेशन करना है, एवरीथिंग शुड बी डन इन द ट्रेनिंग, सो दैट आपका एथलीट के मन में या आपके दिमाग में ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसी कोई वो चीज वहां तैयार न हो जाए कि उसमें आपको हड़बड़ी में डिसीजन लेना पड़े कि मैं ये कर दूं और उसका आफ्टर इफेक्ट फिर नेगेटिव है. So this you should keep in mind. So whatever you want to do, apply in the training and see the effect of that. Positive, okay, continue with that. बिल्कुल ठीक है. Yeah. मेरा कहने का मतलब ये कि जो आप ये जो हम ट्रेनिंग पीरियड जो डिजाइन करेंगे, बस ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होंगे, लास्ट के 10 डेज और 15 डेज से ज्यादा भी नहीं कर सकते सर. नहीं, आप मैं वही बोल रहा था, आपको कल भी बताया था कि आप जब ट्रेनिंग आपकी प्लान कर रहे हैं तो उसमें शॉर्ट कंपटीशन पीरियड जो हैं आपके क्लब लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यू डिजाइन लाइक दैट. वो एनवायरनमेंट आपको डेवलप करना है और उससे आपको असेस करना है कि यस कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में ये चीज इसको बहुत सूट करती है,
कंपटीशन सिचुएशन में ये पर्टिकुलर एथलीट हमारा इस तरीके से बिहेव करता है, यस कंपटीशन सिचुएशन में मैं इसको ज्यादा वार्म अप कराता हूँ तो ये बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है। So that you have to analyze during the training period. That is what I want to say. जो भी है, जैसे आपका रिकवरी मीन्स वाला आया अभी आपने सडन रिकवरी मीन्स, तो that you apply in the training program before the short competition in your training program. और देखिए उसका इफेक्ट क्या है, कहीं नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, बच्चा उस दिन तो कर ला फिर लेकिन एक हफ्ते तक वो ट्रेनिंग ही नहीं कर पा रहा है। सर वो तो डे बाय डे उसको ऑब्जर्व किया जाएगा ना कि उसका क्या सिस्टम चल रहा है। जगत जी मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि आप जो भी चीज अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसको आप ट्रेनिंग में अप्लाई करिए और उसका इफेक्ट भी एनालाइज करिए कि सही में जो मैंने किया उसका इफेक्ट सही आया कि नहीं आया। बिल्कुल सर, ठीक कह रहे हो। नॉट इमीडिएट, थोड़ा सा गैप में भी, और फिर उसको अगर आपको लग रहा है यस ये परफेक्टली सूट है, यूज दैट इन द कंपटीशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सर। हाँ तो कहाँ थे हम? या एनी, तो हीमोग्लोबिन के बारे में हम बात कर रहे थे, बहुत सारे फैक्टर्स, ठीक है। और भी कोई आ रहा है दिमाग में आपके? जैसे विटामिन सी का नाम सुना आपने, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज मस्ट रिक्वायर्ड फॉर दोज हु हैज द लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन। तो वो ड्यूरिंग डाइट अपना विटामिन सी का कंटेंट बढ़ाएं जिससे कि क्या हो, उनका हीमोग्लोबिन लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, इज इट क्लियर? यस Sir. Yes, sir. या एनी क्वेश्चन? एनी क्वेरी? नो सर। ओके, जस्ट या इसके बारे में कोई जानता है? इट इज हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। एनी आइडिया? सी, अगर मैं बताता हूं, नॉर्मल अगर हीमोग्लोबिन आपका लेवल है, इफ यू हैव द नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल, तो नॉर्मली ग्राफ इस तरीके से चलता है आपका, मीन्स आप प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई होगा आपके वर्किंग मसल्स को एंड यू कैन परफॉर्म योर वर्क वेरी एफिशिएंट। बट अगर ये जो ग्राफ है हीमोग्लोबिन के वो इस तरीके से आ गए ड्यू टू वन कंडीशन, अनेमिया, हीमोग्लोबिन नहीं है, ठीक है, मतलब लेवल उसका कम है और आरबीसीज वैल्यूज आर लेस, then your what will happen, performance will negatively affect. Now other factors are what there. One is the pH. Have any idea about the pH? pH के बारे में कोई आइडिया है या एनीबॉडी? लैक्टिक एसिड के बारे में एनी आइडिया? एनी आइडिया रिगार्डिंग द लैक्टिक एसिड? लैक्टिक एसिड सर, ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब हम लगातार ट्रेनिंग करते रहते हैं तो उस केस में हमारी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है। गुड, ठीक है, ठीक है। तो ये जो पीएच है वो उससे रिलेटेड है। ओके, सी एनी लिक्विड, कोई भी लिक्विड है, चाहे वो ब्लड हो, यूरिन हो और सिंपल ये पानी, ठीक है, और घर में जो आरओ का पानी पीते हैं आप, ठीक है, मोस्टली अभी नाउअडेज, ठीक है, अभी मटके का भी पीते होंगे, बहुत सारे जो भी है पानी, लिक्विड, एनी लिक्विड हैज हाइड्रोजन कंटेंट। क्या होता है उसके अंदर? हाइड्रोजन की मात्रा होती है, ठीक है। तो अब ये हाइड्रोजन का कंटेंट कितना ज्यादा है और कितना कम है, उसके हिसाब से on the basis of the content of hydrogen ion in the liquid, the pH will be determined by of that particular liquid. उस हिसाब से कितना हाइड्रोजन है उस हिसाब से उसका pH डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। Each and everything of your body is due to the biochemical reactions. आपके शरीर के अंदर जो भी हो रहा है वो रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा हो रहा है। Okay, and if this pH is disturbed, hydrogen ion concentration if disturbed,
अगर चेंज होता है तो ऑल द बायोकेमिकल प्रोसेसेस विल बी डिस्टर्ब. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Sir, repeat, sir. I am repeating. See, what I want to mention here is that blood is our liquid. So similarly, all the liquids have certain amount of hydrogen ion concentration in them, and depending upon the hydrogen ion concentration, this pH will be determined. Okay, pH will be determined. How? हम बोलेंगे that liquid is neutral, that liquid is acidic, that liquid is alkaline or pH. जो आप आरओ से वाटर पीते हैं उसका वाटर क्या होता है? एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है और अल्कलाइन होता है. एनी आइडिया? जो आरओ से आप वाटर पीते हैं, इफ यू आर ड्रिंकिंग अ वाटर फ्रॉम द आरओ, व्हाट इज द पीएच स्टेटस ऑफ दैट पर्टिकुलर वाटर? Is it neutral, it is acidic, or it is basic? It is alkaline, sir. हाँ, it can be alkaline. It nowadays trend is coming कि हमारा वाटर का pH should be alkaline in nature. Alkaline होना चाहिए, उसके positive effect होते हैं. Okay. Otherwise, earlier neutral water. Okay, no alkaline, no basic, only neutral water is good for the health. Okay. So what I want to mention here is that as your lactic acid synthesis increases in your body during the anaerobic type of activity, जब आप anaerobic type of activity जब करते हैं तो आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ता है. Okay, and this lactic acid actually decreases the pH level of your blood. Blood के pH को क्या करता है? कम करता है. What this lactic acid will do? It will decrease the pH level of your blood. Okay, so why you are getting fatigue during the lactic acid production? Lactic acid production से आपको थकान क्यों आती है? Because of this. Because lactic acid जो है वो आपके pH level को क्या करता है? बॉडी के ब्लड के pH level को कम करता है. Your pH level will be reduced by the lactic acid, and that pH will interfere with the contraction process of your muscles. आपकी मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन प्रक्रिया है या तो उसको स्लो कर देगा या स्टॉप कर देगा, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच दिस लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन योर बॉडी. ये डिपेंड करता है कि कितना लैक्टिक एसिड आपके बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एंड दिस pH, जो pH रिड्यूस हो रहा है, इफ यू हैव द बेटर हीमोग्लोबिन लेवल, देन दिस pH रिडक्शन विल बी डिलेड. मतलब देरी से pH कम होगा. मतलब आपकी बायोकेमिकल रिएक्शंस जो डिस्टर्ब हो रही है, द डिस्टर्बेंस इन द बायोकेमिकल रिएक्शंस विल बी डिलेड. देरी से डिस्टर्ब होंगे वो. बात आ रही है समझ में? तो इट इज इंपॉर्टेंट, one should have the normal hemoglobin level in the body in order to delay the fatigue. One example I am giving, it is mostly if we talk about the hemoglobin means aerobic capacity. मतलब आपका endurance अच्छा होगा या endurance athlete के लिए you require more of hemoglobin. It is not like that. The hemoglobin is important for anaerobic type of athletes as well. Why? The reason is this, because जो anaerobic type of activity करते हैं 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर और sprints in the football and all these things, if you have the better level of hemoglobin, then your pH decrease will be delayed. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yeah, very good. Then these are another factor. One factor is your temperature. As I told you earlier, this during the exercise your temperature, body internal temperature will increase. और जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ता है, ओके, ये जो हीमोग्लोबिन की जो सिचुएशन है वो इस तरफ आने लगती है इनसाइड द बॉडी. ओके,
So too much of high temperature is dangerous for this particular thing. Okay, so that's why if you have seen the bouts, boxing or any combative sports, what they used to do, they put the ice packs in this particular area, back of this. Okay, so cooling temperature will go down. Your temperature will be controlled by your hypothalamus. यहाँ से कंट्रोल होता है, ठीक है। तो वो उस पर्टिकुलर एरिया या उस पर्टिकुलर रीजन के ऊपर आइस रखते हैं, सो दैट आपका टेम्परेचर क्या हो, इमीडिएटली डाउन हो, बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर, एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग्स विल नॉट कम. Understood? Yes, sir. Sir, what negative impact will there for the high temperatures? See, our red blood cells are very fragile. Fragile का मतलब बहुत नाजुक होती है, ठीक है। So if your body temperature increases, okay, suddenly, to normal, if I talk normally, जैसे बुखार होता है आपको और आफ्टर बुखार वीकनेस इज देयर, तो सिमिलरली इफ टेम्परेचर इज टू हाई विच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय योर बॉडी, अगर बॉडी यूजुअली ट्राई टू कंट्रोल ऑल दिस थिंग्स, ओके, बट ड्यू टू सम रीजंस यू आर नॉट टेकिंग फ्लूइड, योर वियरिंग आर लाइक दैट, you are practicing in such environment, so in that case this RBCs will break down, टूट जाती हैं आपकी RBCs, and again the hemoglobin and everything will come out from that you will not able to see with your naked eyes, okay, and level of hemoglobin will come and the negative effect you will see. Is it clear? Yes, sir. Okay, sir. Thank you. Yeah. So what else is there? Yeah, so this thing I want to discuss with you. Yeah, anything you have in your mind to ask with me? Yes, please. Sir. Yeah, please. Sir, what changes in biochemistry during acclimatization? Acclimatization. Okay. Yes. Yeah, madam. सर एक्सक्यूज मी सर, मेरी एक मीटिंग है 5 बजे, आप अपने अटेंड कर देंगे, मीटिंग में ज्वाइन कर लोगे? हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो आपको होस्ट बना रही हूँ सर। हाँ प्लीज प्लीज, थैंक यू। या so acclimatization changes, okay. Yes, sir. What exactly the difference between the acclimatization and the adaptation? Any idea? Both are the same thing or different? Sir, different या same कौन सा अलग? नहीं, acclimatization and adaptation दोनों सेम है या फर्क है? फर्क है सर, फर्क है, ओके। सो अब नाउ you want me in terms of adaptation or in terms of acclimatization changes? मुझसे आप क्या चाहते हैं? एक्लिमेटाइजेशन के दौरान पे जो चेंजेस आने हैं वो बताओगे? yes, yes, yes. See, the acclimatization biochemistry, if you see lot of changes, if we talk about in terms of your this energy metabolism, okay, बहुत सारे एस्पेक्ट है इसमें, lot of aspects are there. So first if we talk the energy metabolism, suppose, okay, one aspect I am taking, okay. So under this metabolism, aerobic as well as anaerobic is there, okay, two types of are there. Yes. So if we talk about the anaerobic, okay, so anaerobic again two types are there, ATP-CP and lactic acid. Yes. Yeah. So in the ATP-CP, if we talk, what are the acclimatizing or acclimatization changes? So first thing is that the capacity of your CP, creatine phosphate, or the level of that particular molecule, creatine or creatine phosphate in your muscle, that will enhance. Okay, वो क्या होगा? बढ़ेगा. Okay. Yes. Synthesis of ATP, okay,
ATP synthesis from one of the ADP and ADP will combine to ATP. Adenylate cyclase is one of the biochemical process that will enhance. Okay, then your ATP utilization during the training. Okay, I am talking about the anaerobic. Okay. And in anaerobic ATP CP system. Okay, and during the ATP CP system, this ATP utilization time will enhance. Do you know how this ATP, or for what time you can utilize the ATP during your anaerobic system, this ATP CP system? Any idea? Sir, this is the source of energy, sir. No, see, source of energy is there. See, ATP CP is the direct source of energy. Okay, and this ATP CP are stored in your muscles. Am I right? Yes, sir. Am I right? Now, when this ATP CP will be utilized, this ATP CP will utilize only when your intensity of exercise is near to 100%. Which ATP CP I am talking? The ATP CP which are stored in your muscle, जो आपके muscle में stored है, उन ATP CP की बात कर रहा हूं मैं. That will utilize only when your intensity of exercise is very, very high, between 95% to 100%. Then only this ATP CP will be utilized. Otherwise, no. And I am talking the case of a fit individual athlete who is psychologically and physically fit. Is it okay? Okay. Now, so this particular time period. Okay. Now, intensity I have mentioned. How long one can use this ATP-CP which is stored in your muscle? कितने लंबे समय तक use कर सकता है कोई भी? Maximum 10 seconds, sir. It's literature. Somewhere it is given 10 seconds, somewhere 12, somewhere 15 as well. It is 15 also given. Okay. Yes. So by during the acclimatization period, if you're during high intensity activity, if you are able to utilize your ATP-CP for only 6 seconds, after that you are not able to utilize. अगर 6 सेकंड के बाद आप utilize नहीं कर पा रहे, तो वो 6 सेकंड से 8 सेकंड, 8 से 9 सेकंड, that will be increased during the acclimatization period if you are undergoing the training. Is it clear? Okay. Yes, Is sir. it clear? Yes, sir. Yeah. So similarly, other energy systems, their acclimatization changes are there for fluid, for blood, lot of chemical processes and lot of changes takes place. It is not only single. Sir, If- body composition में भी change आ जाता है क्या? Yeah, body composition change. Now, what you tell me in broad, what body composition, what actually you want in body composition, what exactly, what variables? Yeah, please tell me body composition में क्या? Sir, vitamins, nutrition. ना. अच्छा, वो आप उसकी बात कर रहे हैं. Vitamins, minerals. I thought about the anthropometry part, body composition, your fat percent, muscle mass, उसके बारे में सोच रहा था. हाँ तो sir, fat percentage, muscles percentage, इनमें भी कुछ changes. Obvious changes will be there, obvious, and it depends on how what type of training you are doing. On that basis, changes will be reflected. Okay. Okay, so changes will be there. The changes आएगा. See, there is a process. जैसे आपका performance कैसे बढ़ता है? आपका performance improve क्यों होता है? Because आप regular training करते हैं, acclimatize होती है body, and body will get adapted. Okay, once adaptation takes place at particular level, then अब ये adaptation से आपको दूसरी adaptation चाहिए, then you have to change your load dynamics. आपका intensity, आपका duration, workout, everything you have to change. Then only you will reach to next adaptation stage. Okay. आप एक adaptation हासिल कर लिया, उसके बाद same type of training if you are doing, then there will be no change.
So in order to higher adaptations, you need to change your load dynamics, your training patterns, your dietary habits, your recovery means, everything you have to change. तो सर इसका लेवल जो अपन बोल रहे हैं आप चेंजेस होगा तो इंक्रीज होगा कि डाउन होगा? इंक्रीज होगा या डाउन होगा, इट डिपेंड्स ऑन योर ट्रेनिंग. सी डाउन भी हो सकता है. डाउन कैसे हो गया? हाँ. जैसे मैंने बताया आपने एक एडेप्टेशन हासिल किया, ठीक है. ओके, नाउ यू आर गिविंग सेम टाइप ऑफ ट्रेनिंग. हाँ. डाउन, देयर विल नो फर्दर इंक्रीज. अच्छा. ओके, और you are giving the training, once adaptation you achieve, okay, now you give suddenly high load देने लग गए in order to attain the higher adaptations, okay, without any system, okay, over training will be there, performance will go down. Okay, but in order to what we call achieve the higher performance or higher adaptations, systematic training system should be there. Means हम उसको बोलते हैं overreaching. One is overload and one is overreaching. Okay, so that concept you have to understand. You have to give a load in terms of overreaching, means वो एक overload का छोटा part है that you have to give. Then only you can achieve the higher adaptations. But वो overreaching, if it is converted into the overload, then it will lead to decrease in your performance. Okay, so these are the concepts of the training. तो ये सर इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी ट्रेनिंग कैसी है. यही ऑब्वियस ट्रेनिंग है. आपको बहुत सारे सी परफॉर्मेंस इज नॉट अ सिंगल फैक्टर पे डिपेंड करेगा. आपका ट्रेनिंग आ गया, आप ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी दे रहे हैं, सिस्टमेटिकली दे रहे हैं, बट रिकवरी आपका पुअर है बच्चे का. रिकवरी इन सेंस कि वो रेस्ट ही नहीं कर रहा है. he is involved in the mobiles, और उसका शेड्यूल ऐसा है, his schedule is like that कि वो अर्ली मॉर्निंग इन द स्कूल्स. ओके, उसके बाद आपके पास प्रैक्टिस के लिए आ रहा है, इवनिंग में ही इज गोइंग फॉर द ट्यूशन. ओके, तो ट्रेनिंग आपका प्रॉपर है, बट बाकी फैक्टर्स जो है वो कंट्रोल में नहीं है. वो भी इफेक्ट करते हैं इस पे. 100% यार, 100%. रेस्ट, डाइट, घर का एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकली आपके पास बच्चा कैसे आ रहा है, जुनून है इसमें बहुत अच्छा, लेकिन घर से उसको बोल रहे कि क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है बेटा. हाँ सही है सर. तो कहाँ से आएगा वो? राइट सर. और सर ये एडेप्टेशन की कोई लिमिट होती है? जैसे लोड बढ़ाते रहते हैं, कब तक चलतेगा ये प्रोसेस? इट इज अ जेनेटिक सीलिंग. इसको हम बोलते हैं जेनेटिक सीलिंग. मतलब कि हर किसी का जो जेनेटिक मेकअप है उसकी एक लिमिटेशन है, ठीक है. बट जेनेटिक लिमिटेशंस में भी आपके पास विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटीज होता है. लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर एंड दैट यू हैव टू कैश. अंडरस्टूड? और वो हर किसी में स्पीड बढ़ाने की एक लिमिट रहेगा, जेनेटिक लिमिटेशन विल बी देयर. हर किसी में स्ट्रेंथ बढ़ाने का एक जेनेटिक लिमिटेशंस विल बी देयर. किसी में स्पीड स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है बट टेक्निकली ही इज वेरी साउंड. यस. ओके, तो उसको आपको उस पर्टिकुलर एथलीट को उस हिसाब से तैयार करना है. उसका जो पोटेंशियल है, जो उसकी जेनेटिक कैपेसिटी है, उसके हिसाब से उसको आपको तैयार करना है. यू हैव टू ट्रेन हिम लाइक दैट. ओके, दैट वो इसलिए कोच का जॉब इतना इजी नहीं है. कोच या जो भी ट्रेनर है वो हाईली पेड हैं फॉरेन कंट्रीज में. व्हाई? दे आर डीलिंग विद द ह्यूमन. एक ह्यूमन को उसकी जो कैपेसिटी है उसको रियलाइज कराते हैं और वहां तक ले जाते हैं उसको. ठीक है, तो इट्स नॉट दैट मच इजी जॉब. और ये एक्सपीरियंस के साथ आता है. मैं यहाँ बैठे बैठे बात कर रहा हूँ और मैं सब कुछ कर लूंगा, आप मेरे को बोलोगे कि आप सर आप तो इतना सब जानते हो और सब कुछ कर सकते हो. इट इज नॉट लाइक दैट. द पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन द फील्ड, he actually can do all these things. Yes, we can support them. हम कुछ उनको, क्योंकि एक आदमी का लिमिटेशन होता है, that's why supporting staff is required. कि हाँ भैया कुछ चीज ये इसके समझ में आई, कुछ ये सपोर्ट कर देगा, then ठीक है. ओके, एनीथिंग? सर पीएच क्या होता है सर? है पीएच?
पीएच पूछा आपने, पीएच? पीएच सर, पीएच। हाँ, पीएच सिंपल अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो पीएच मींस लिक्विड के, कोई भी लिक्विड, ये पानी है, इसके अंदर हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, हाइड्रोजन आयंस। ओके, तो इसको मापने के लिए एक स्ट्रिप होती है। ओके, जैसे अगर आपको पता हो डोप सैंपलिंग होता है, डोपिंग के लिए सैंपलिंग होता है यूरिन सैंपल, तो सबसे पहले उसका पीएच और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक होती है, और वो भी स्ट्रिप से। एक स्ट्रिप अगर आप डाल देंगे तो वो बता देगा कि इसका पीएच एसिडिक है, न्यूट्रल है या बेसिक है। तो पीएच की एक वैल्यू होती है 0 से लेके 14 तक, 0 to 14। अगर 7 नंबर से अगर नीचे है, इफ द वैल्यू इज लेस देन 7, तो उस लिक्विड का पीएच हो गया एसिडिक। और अगर 7 से ऊपर है तो वो उस लिक्विड का पीएच हो गया अल्कलाइन या बेसिक। और अगर आपको मीटर में एकदम रीडिंग लेना है तो उसके लिए एक मीटर आता है, पीएच मीटर, वो उसको असेस करता है डायरेक्टली। डालो, डीप करो, वो बता देगा कितना पीएच है, 5.6। वैल्यू आएगी 0 से लेके 14 के बीच में। इज इट क्लियर? यस सर। सर वन मोर क्वेश्चन प्लीज। हाँ प्लीज। सर लोड और ओवरलोड में क्या फर्क होता है? अरे बाप रे, ट्रेनिंग में घुसा रहे हो मेरे को आप। ठीक है, थोड़ा clear हो जाएगा। मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ इसलिए बताऊं। मैं भी कोच हूँ एक क्वालिफाइड, इसलिए थोड़ा सा आपको बता पाऊंगा। थैंक यू सर। लोड और ओवरलोड, ठीक है। लोड को डिफाइन हम बहुत सारे एंगल से करते हैं, मतलब एंगल इन, फॉर एग्जांपल एक ट्रेनिंग सेशन की हम बात करते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि एक ट्रेनिंग सेशन डिजाइन करना है, ठीक है, तो एक ट्रेनिंग सेशन अगर डिजाइन करेंगे तो हम देखेंगे उसमें एक एम होगा कि मेरे को इस ट्रेनिंग सेशन में कराना क्या है, किस मोटर एबिलिटी को मेरे को डेवलप करना है, स्ट्रेंथ डेवलप करना है, एंड्योरेंस डेवलप करना है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कराना है, स्पीड कराना है, वो मेरा एम होगा। ठीक है, उसके बाद उसमें मीन्स होंगे, मेथड्स होंगे। मीन्स मतलब मैं कौन से संसाधन यूज करूंगा, व्हाट टाइप्स ऑफ मीन्स आई विल यूज। ओके, तो कि मैं बॉल यूज करूंगा, मैं ग्राउंड यूज करूंगा, मैं ग्लव्स यूज करूंगा, मैं स्कीपिंग रोप यूज करूंगा, मैं जिम मशीन्स यूज करूंगा। दीज आर द मीन्स। एंड उसके बाद होता है आपका मेथड्स। मैं किस मेथड में उसको ट्रेनिंग कराऊंगा, उसको रेपिटेशन मेथड में कराऊंगा, उसको कंटिन्यूअस मेथड में कराऊंगा, उसको इंटरवल मेथड में कराऊंगा। आई थिंक आपने पढ़ा होगा ये स्ट्रेंथ एंड कंडीशन, अगर आप कर रहे हैं तो यू मस्ट नो ऑल दिस थिंग्स। तो कौन से मेथड में उसको ट्रेनिंग करा रहा हूँ। और उसके बाद चीजें आती हैं आपका कि ड्यूरेशन, कितने समय तक मेरा ट्रेनिंग सेशन रहेगा, इंटेंसिटी कितना उसका, हार्ट रेट से यूजुअली हम निकालते हैं, या वेट ट्रेनिंग है तो हम वेट ट्रेनिंग में इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, यू ऑल? आरएम, 1 RM। यस, मेरा घर है, गाड़ी वालों का 1 RM। ठीक है, उसी तरीके से हम डिफरेंट एक्टिविटी में हार्ट रेट का यूज करते हैं इंटेंसिटी निकालने के लिए, राइट। सो इंटेंसिटी, वॉल्यूम, नाउ ये दो जो हैं वो लोड के पैरामीटर्स हैं। उसके बाद रिकवरी, रेस्ट, वर्क और रेस्ट का रेशो क्या रहेगा। ठीक है, रिपीटेशन मेथड में करा रहा हूं, 3 मिनट का मैंने रिपीटेशन कराना है और 1 मिनट का मैंने रेस्ट देना है, तो ये वर्क और रेस्ट का रेशियो क्या रहेगा, ये भी आपका लोड का पैरामीटर है। ठीक है, और ये हमने ट्रेनिंग सेशन की बात की, पर अगर हम ट्रेनिंग प्लान की बात करते हैं, मीजोसाइकिल, माइक्रोसाइकिल और इस टाइप से, तो इसके अंदर आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, कितने सेशंस या कितने टाइम्स आप उसको कराएंगे। देन आपके वेट ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो रेपिटेशन, सेट्स कितने हैं, रेपिटेशंस कितने हैं, तो ये ऑल दिस कंबाइंड टुगेदर, उसको आप क्या बोलेंगे, आपका लोड। इज इट क्लियर? यस सर। अब ओवरलोड जो है, अगर आप इन चीजों को मैनेज नहीं कर पाए तो इट बिकम दी ओवरलोड। ओके, जैसे आपने सोच लिया कि आज तो मैं
इन बच्चों को 2 घंटे तक मैंने क्या कराना है, ट्रेनिंग कराना है या लॉन्ग रनिंग कराना है या फुटबॉल मैच ही खिलाना है, पर 2 घंटे चलाऊंगा मैं। जी ठीक है, तो उससे क्या होगा, द सिचुएशन विल बी अराइज, इट बिकम द ओवरलोड ड्यू टू इंजुरीज, इंजुरी भी हो सकता है ना, जो भी है बहुत सारे। तो ये ओवरलोड, ओवरलोड मतलब लोड डायनेमिक्स जो है उसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इंटेंसिटी वॉल्यूम को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, रेस्ट और रेस्ट रिकवरी और ट्रेनिंग को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे। मैनेज नहीं कर पा, हाँ ठीक है सर। ठीक है, डन। जी सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, वेलकम। या आई थिंक मैं अपने आप को जस्टिफाई कर पाया हूँ आपके सामने, बट सी देयर इज नो लिमिटेशन फॉर द गेनिंग द नॉलेज नाउ अ डेज। ठीक है, आपको बहुत लिटरेचर इज अवेलेबल, बट माय सर यू हैव गुड नॉलेज सर। नहीं नॉलेज नहीं, ठीक है। नहीं मैं बताता हूँ सर, मैं खुद यहाँ पे छत्रसाल स्टेडियम में कोच हूँ, आपने सुना होगा नाम छत्रसाल स्टेडियम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे फिटनेस कोच हूँ, तो पिछले 11 साल से यहाँ पे अपॉइंटेड हूँ सर। मेरे अंडर अब आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन कौन मेरे अंडर ट्रेंड हो चुका है। हाँ जी। तो मैंने भी बहुत से वो किया है, लेकिन हाँ सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, आपने ये सेशन बहुत अच्छा लिया, कुछ हमारे डाउट्स भी अच्छे क्लियर। चलो थैंक यू। मैंने ये मेरा ईमेल आईडी और फोन नंबर शेयर किया आपके साथ। लाइफ में कभी भी आपको ऐसा लगा कि कुछ डिस्कस करना है, एनी टाइम 24/7 आई एम अवेलेबल। कोई कारण से नहीं अगर उठा पाया या कुछ रहा तो काइंडली ड्रॉप द मैसेज, ओके। और कभी भी आप डिस्कस कर सकते हैं। Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच सर। I'll see you in the few days, sir. थैंक यू सर फॉर योर सपोर्ट सर। थैंक यू। Thank you, sir. ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Nice session, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. चलो पॉजिटिव जेस्चर टू ऑल ऑफ यू लास्ट में। बाय।